नमस्कार। आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 5। हमारी चर्चा चल रही थी नक्षत्रों के ऊपर। हम सब ने 1 से लेकर 27 तक के नक्षत्रों का अंशात्मक विभाजन किया और आज मैंने 27 के 27 नक्षत्र जो 3 भागों में हमने जाने थे उनको इकट्ठा एक साथ लिख रखा है और हमने ये भी जाना पहले कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह के अंतर्गत आता है या उनका स्वामी कौन सा ग्रह है। आज हम इकट्ठे लिखने का भाव ये है कि हमें मालूम होगा कि 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। राहु और केतु को भले ही राशियों का स्वामित्व नहीं प्राप्त, परंतु नक्षत्रों में उनको स्वामित्व प्राप्त है, जो कि दिशाओं में जब हम दशा कैलकुलेशन करेंगे तो उनमें उनका प्रयोग किया जाएगा कि दशा कैसे कैलकुलेशन होती है। मैंने पहले भी बताया था याद करने का भी ग्रहों के, क्योंकि सभी ग्रह एक सीरियल में नहीं हैं। चंद्रमा, मंगल और सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों तो एक क्रम से हैं, मगर बाकी के ग्रह क्रम अनुसार नहीं हैं। जैसे हम क्रम से गिनते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर राहु केतु कहते हैं। परंतु जब नक्षत्रों की बात आती है उनका स्वामित्व जो है उस क्रम से नहीं है। उसको याद रखने के लिए भी मैंने बताया था केशुआ चंभो राजी शब्बू। के से केतु, केशु शु से शुक्र, आ से आदित्य सूर्य, चम से चंद्रमा, भौ से भौम मंगल, और उसके बाद मंगल के बाद आता राहु के बाद आता जीव का अर्थ है गुरु, और उसके बाद केशुआ चंभो राजी शब्बो शनि के बाद बुध। पहले हम सभी उनका ये ऐसे नक्षत्र लिखे हुए हैं और उनका स्वामी कौन से ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे। केतु के तीनों इकट्ठा लिखने का भाव यही है कि हमें पता चल जाए कि केतु के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, 10वां मघा और 19वां मूला। ये तीनों नक्षत्र जो हैं अश्विनी, मघा और मूला, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। उसके बाद आता है शुक्र के 3 नक्षत्र कौन से हैं? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा। उसके बाद सूर्य कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण। उसके बाद मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मंगल के बाद आता राहु के तीनों जो नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु के बाद आता है गुरु के 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भद्रपद। शनि के तीनों नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भद्रपद। और उसके बाद आता है बुध के तीनों नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तीनों के 3। अब हमें इनको क्रम से भी याद रखना चाहिए। अगर हमें क्रम पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है
ये कौन से ग्रह के अंतर्गत आता है। जैसे पहला केतु के, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां गुरु, आठवां शनि और नौवां बुध। बुध के अंतर्गत है। इनको अश्लेषा का स्वामित्व बुध को है। तो देखिए यहाँ 11 नंबर और उससे ऊपर मगा 10 नंबर। केतु का पहला अश्विनी है, तो दूसरा जो नक्षत्र है 10 नंबर का मगा है। 1 और 0 कितने बन गए? 1 + 0 = 1, इकाई बनानी है। तो ये कितना बन गया? 1। और यहाँ क्या? 19। 1 + 9 10, 1 + 9 10, 10 की हम इकाई बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो अगर 19वां नक्षत्र हम देखेंगे तो किसके आया? मूला, जिसकी इकाई क्या बनती है? 1। इससे क्या हमें याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। पहला, 10वां और 19वां। ऐसे दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है शुक्र का है। पूर्वा फल्गुनी क्या है? 11वां। 1 + 1 2, 2 + 0 2, ये तीनों क्या हुआ? दूसरे। अगर हमें कोई कहता है 24वां नक्षत्र, 2 + 4 6, 6 किसका है? राहु का। आर्द्रा। ऐसे ही सर हम याद करेंगे। 1 + 3 4, 2 + 2 4, 1 + 2 3, 2 + 1 3, और यहाँ भी 1 + 7 8। 8 किसका है? शनि का। पुष्य शनि का है। और उत्तरा भद्रपद 2 + 6 8। इससे हमें आसानी रहेगी। अगर कोई कहे 26वां नक्षत्र किस ग्रह का है? 2 + 6 8, 8वां कौन है? शनि। 5 25वां किसका है? 2 + 5 7, 7 किसका है? गुरु का। गुरु का। इससे हमें अगर कोई नंबर से हमें पूछता है 27वां नक्षत्र किस ग्रह के अंतर्गत आता है, तो हमें याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब बात आती है कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले जब इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है, देखिए कहीं जो बच्चा पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है बच्चे ने, वो कहीं मूल में तो नहीं। कई क्षेत्रों में मूल कहा जाते हैं, कई में गंडमूल कहते हैं, कई में सताइसा बोलते हैं। कई मूल दोष तो नहीं, गंडमूल दोष तो नहीं, सताइसा दोष तो नहीं। ये देखने के लिए हमें क्या देखना होता है? देखिए पहले संक्षेप रूप में बता रहा हूँ कि मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं और किस ग्रह के अंतर्गत आते हैं। मूल के नक्षत्र जो हैं, पहले 3 नक्षत्र केतु के, अश्विनी, मगा, मूला, और हर एक क्रम के लास्ट के पहला और 9वां अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये बुध के नक्षत्र हैं। ये बुध के नक्षत्र हैं। केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र। जब चंद्रमा, जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय अगर चंद्रमा इन नक्षत्रों में होगा, अश्विनी, मगा, मूला, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो हम उस बच्चे को मूल में पैदा कहेंगे, सताइसे में पैदा हुआ कहेंगे, गंड मूल में पैदा हुआ कहेंगे। तो इसका निदान जो शास्त्रों में है उसी अनुसार होगा, मगर ये मैंने संक्षेप रूप में बताया है। अब क्या करते हैं, ये
केतु के 3 नक्षत्र हैं और नीचे है बुध के। मैं इनको इकट्ठा पास में लिख देता हूं, केतु और बुध। 9वां नक्षत्र कौन सा था? अश्लेषा। और 18वां कौन सा था? ज्येष्ठा। और 27वां कौन सा था? रेवती। आमतौर पर विद्वान, मैं विद्वान शब्द यूज करूंगा, कि जब कोई जजमान के पास जाता है, कहता है बच्चा पैदा हो गया इतने बज रहे इतने मिनट पे, देखिए कहीं मूल का तो नहीं, तो वो क्या देखते हैं कि अगर अश्विनी, मगा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में पैदा हुआ है तो वो फट से कहेंगे कि हाँ वो मूल में है। मगर इससे भी हमने आगे चलकर बड़ी गहराई से देख रहे हैं कि क्या वो पूर्ण मूल है, पूर्ण रूप पर मूल है या कि नहीं है। वो हम कैसे देखेंगे? मैंने कहा था कि एक नक्षत्र का मान कितना है? 13 डिग्री और 20 मिनट। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक नक्षत्र का मान जो है 3 डिग्री और 20 मिनट है। ये आपको याद रखना होगा कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री और 20 मिनट, एक नक्षत्र के 4 चरण और एक चरण का मान जो है 3 डिग्री और 20 मिनट है। तो अब क्या करेंगे? तो हम देखेंगे, क्योंकि जब चंद्रमा अपने क्रम से चलता हुआ अश्विनी नक्षत्र से चलता हुआ रेवती पर पहुंचता है, हम यहीं से लेते हैं, रेवती से लेते हैं। रेवती के बाद फिर क्या कहता है? दूसरा सर्कल शुरू हो जाता है। रेवती के बाद फिर क्या होगा? अश्विनी। अश्विनी के बाद भरणी, भरणी के बाद कृतिका, कृतिका के बाद रोहिणी, वैसे। और लास्ट में क्या आएगा? अश्लेषा। अश्लेषा के बाद क्या आ जाएगा? मगा। यानी हर एक जो 3 भाग किए थे उसका पहला और आखिरी 1 और 9। ये भी कितना है? 1 + 0 1, 1 + 8 9, ऐसे 1 + 9 10, 1 + 0 1, और ऐसे 2 + 7 9। हर मूल के नक्षत्र के बाद मूल का नक्षत्र ही शुरू होता है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम फर्ज करो हमारा यहाँ सर्कल खत्म हुआ, पहले हमने क्या लिया? रेवती। रेवती किसका है? बुध का। इसके चरण कितने होते? 4, 1, 2, 3 और 4 चरण। और इसके बाद कौन सा आएगा? अश्विनी आएगा। अश्विनी ये किसका है? केतु का। इसके भी 4 चरण हैं, 1, 2, 3 और 4। रेवती से जो पहले सा उत्तराभद्र पद था, उत्तराभद्र पद के बाद रेवती आया, रेवती के बाद फिर मूला आया। यानी इसके 2 चरण और 2 चरण अश्विनी के। ये जो 4 चरण हैं ये पूर्ण मूल के होंगे। ये चरण, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले चरण में, दूसरे चरण में या केतु के तीसरे चरण में, चौथे चरण में वो मूल में नहीं है, मगर उनका प्रभाव इतना नहीं है, वो मूल में होंगे। मगर ये जो 4 चरण हैं बुध के तीसरे चौथे, बुध का जो नक्षत्र होगा उसके तीसरे चौथे चरण,
और केतु का जो नक्षत्र उसके पहला और दूसरा चरण दोनों को मिलाकर ये 4 चरण बन जाते हैं। तो ये पूर्ण मूल के होंगे, पूर्ण स्थायित्व के होंगे, पूर्ण गंड मूल में होंगे। और अगर दूसरा देखें तो क्या आएगा, अश्विनी के बाद कौन सा आ जाएगा, बुध का अश्लेषा, अश्लेषा के 4 चरण, और अश्लेषा के बाद कौन सा आ गया, मगा के 4 चरण, अश्लेषा के तीसरा चौथा, मगा का पहला दूसरा। तो इसमें भी क्या है, बुध के नक्षत्र के तीसरे चौथा चरण, केतु के नक्षत्र का पहला दूसरा चरण, दोनों को मिलाकर जो 4 चरण बनते हैं ये पूर्ण रूप से मूल होते हैं, गंड मूल जिसे बोलते हैं। और तीसरा कौन सा है, ज्येष्ठा, बुध का कौन सा है, ज्येष्ठा, और मूला। बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा के तीसरा चौथा चरण, केतु के मूला नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण, चारों चरण मिलाकर कोई भी इन 4 चरणों में पैदा होगा तो वह पूर्ण रूप से गंड मूल या स्थायित्व में होगा। एक बात और, गंड मूल में पैदा हुआ बच्चा, पूर्ण रूप से जो गंड मूल में पैदा हुआ बच्चा वैसे तो वो अपने आप के ऊपर भारी होता है, बचता नहीं, अगर बचता है तो वो भाग्यशाली होता है, अगर बचा तो वो भाग्यशाली होगा। पहले बुध के तीनों, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों नक्षत्रों के तीसरे और चौथे चरण, और केतु के अश्विनी, मगा और मूला, इन तीनों नक्षत्रों के पहले और दूसरे चरण में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूर्ण रूप से गंड मूल में होते हैं। ये इनका उपाय जो है वो शास्त्रों के अनुसार होगा, जिसका हम उपायों के बारे में बाद में जिक्र, पहले हम सीख लें उसके बाद हम उपाय की बात करेंगे। आज हमने क्या देखा कि नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, उसके 4 चरण होते हैं, और एक चरण का मान जो है 3 डिग्री 20 मिनट है, सही। और 27 नक्षत्रों को 3 क्रम में बांटा गया है, पहले से 9, अश्विनी से अश्लेषा, दूसरा चरण मगा से ज्येष्ठा, तीसरा चरण मूला से रेवती। और जो मूल के नक्षत्र हैं अश्विनी, मगा, मूला, ये केतु के 3 नक्षत्र, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के 3 नक्षत्र जो हैं गंड मूल के होंगे, स्थायित्व के होंगे। और हम आगे बताएंगे, आगे चलकर और इनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और इस लेसन में यहीं तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।